जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। हम लोग इन प्रश्नों के साथ साथ उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के भी बारे में जानकारी रखेंगे जो उस प्रश्न से संबंधित हो सकते हैं, ताकि अगली परीक्षाओं में वो हमें हेल्प कर सकें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन? आशा पूर्णा देवी बंगला, सारिका, महादेवी या इनमें से कोई नहीं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए आशा पूर्णा देवी बंगला तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1915 में। कब हुई थी? 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। और यही 1915 है जब महात्मा गांधी लौटे थे कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915, और इसीलिए 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्या बताया? 1915 में ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी, और सबसे प्रथम विजेता जो थे वो जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर कुरूप सबसे प्रथम विजेता थे, और ये मलयालम क्षेत्र में पाए थे। किसमें? मलयालम भाषा में जो है साहित्य के क्षेत्र में पाए थे। लेकिन अगर महिला की बात करते हैं तो आशा पूर्णा देवी बांग्ला प्रथम हो जाएंगी। बात समझ में आ रही? चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ठोक दीजिएगा। शुरू करते हैं अगला प्रश्न। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? 3 सेकेंड है आपके पास। यदि आपने चुना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान समझिएगा, जब ब्रिटिश हुकूमत थी उसमें इंडियन प्रेस के संस्थापक थे बाबू चिंतामणि घोष। उन्होंने 1900 में सरस्वती पत्रिका का सन 1900 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन शुरू किया था, और इसके बाद जो इसका संपादन जो शुरू किया वो 1903 से। कब से? 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है इसका संपादन शुरू किया था, और दिसंबर 1920 तक चला था। 1903 से लेकर 1920 तक चला था। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हो गए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल? आगे कौन धवाल? प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अनियुक्ति, विभावना, भ्रांतिमान या संदेह? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए अनियुक्ति तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, इस पंक्ति में जो है भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह को, है ना, राजा जय सिंह को जो है टारगेट किया है। यहाँ पे काम लोलुपता पर व्यंग किया है, अतः यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? अनियुक्ति अलंकार का भेद हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इधर जब व्यंग हम करते हैं, किसी और बात को कह के निशाना किसी और को करते हैं, तो वहाँ पे अनियुक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाए तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर या विवृत स्वर? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी विवृत स्वर तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जब जीभ के भाग के आधार पर जब स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है तो 3 प्रकार होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ये जो विवृत होता है ये मुंह के खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, ये 4 प्रकार के मुंह के खुलने के आधार पर होते हैं। और बाकी जीभ के भाग के आधार पर 3 होते हैं, अग्र, मध्य और स्वर, जो है कि स्वर होते हैं। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है? रेखा, ध्वनि, पंक्ति या इनमें से कोई नहीं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। रेखा चिन्ह कहा है, पाद चिन्ह को उन्होंने रेखा चिन्ह कहा है। पाद चिन्ह का मतलब क्या होता है? कोई बात आप लिख रहे हैं, किसी एक को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो यही इसी अंडरलाइन को हम पाद चिन्ह कहते हैं। तो इसी को कामता प्रसाद गुरु जी ने इसे रेखा चिन्ह कहा है। कामता प्रसाद गुरु जी का नाम आ गया है तो कामता प्रसाद गुरु जी किससे याद रखिएगा? इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या बताई है कितनी? 20। बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा आता है, लगातार पूछा आता है। अगला प्रश्न। आपका भविष्य उज्ज्वल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताओ। प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक या आज्ञावाचक? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी इच्छावाचक तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान समझिएगा, यदि
आशीर्वाद दे रहे हों या फिर आज्ञा ले रहे दुआ दे रहे हों, बद्दुआ दे रहे हों, कुछ भी कर रहे हों अगर आप, तो ये हो जाता है इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसका मतलब हो गया कि कामना कर रहे हैं ना, तो जब कामना करेंगे तो इसके मतलब इनकी इच्छा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत चला जाएगा। अब देखिए ये जो 4 और प्रकार जो दिए हुए हैं ये सब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। अब पूछे, अगर आपसे पूछे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते कितने हैं, तो आप बताएंगे 8। एक तो इच्छावाचक हो गया, फिर प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, उसी प्रकार से होता है आपका विधिवाचक या विधानवाचक, है ना, और इसके बाद जो है कि आज्ञावाचक है ही है। इस प्रकार से 8 प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। और आपसे पूछ देते हैं बताओ रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो आप बताओगे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न वही पूछ भी लिया, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने बताएंगे आप, 3 डायरेक्ट आंसर। कौन कौन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, रात, बात, गीत, मात। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी गीत, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हम रात कहते हैं रात गई बात गई, तो रात क्या हो गया, गई, गई का मतलब स्त्रीलिंग, बात गई तो स्त्रीलिंग। गीत, उसने बड़ा अच्छा गीत गाया कि अच्छी गीत गाया, अच्छा गीत गाया ना, तो अच्छा का प्रयोग हो गया, तो हमने कहा गीत क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 4, 5, 6, 7। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 6, तो बहुत सही जवाब है। सर्वनाम के कुल भेद होते हैं 6। अब मैं बार बार आपको बताता हूं कि भेद जरूर याद करिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इसके बाद संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और फिर निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 के 6 एकदम याद रखेंगे दिल से। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इनमें से कोई नहीं। 3 सेकंड में बताएं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसी में विशेषण गलत प्रयोग हुआ है, विशेषण का प्रयोग गलत किए हैं। कैसे, देखते हैं। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, नहीं, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। सरकारी महिलाओं का अस्पताल क्या होता है, सरकारी महिलाओं का अस्पताल का मतलब हो गया कि खाली सरकारी महिलाएं ही आएंगी, है ना, ऐसा नहीं है। अस्पताल क्या होता है, वो सरकारी होता है, महिलाएं उसमें जाती हैं, तो यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे विशेषण का प्रयोग गलत हुआ है। और इसको अगर हम वाक्य शुद्धि के रूप में देखें तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या फिर संदिग्ध भूत। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी आसन्न भूत, तो बिल्कुल सही जवाब है। आसन्न भूत क्या होता है, जो तुरंत का तुरंत काम खत्म हुआ हो। जैसे कहें मैं अभी अभी खाना खाया हूं, तो आप कहेंगे क्या, आसन्न भूत हो जाएगा, जो तुरंत काम कंप्लीट हुआ हो। अब ध्यान से देखिएगा, जब आपसे पूर्ण, अब ये मैं खाना खा चुका हूं, आप जानते हैं पूर्ण वर्तमान काल होता है कि भाई काम पूरा हो चुका है वर्तमान काल में। लेकिन यदि पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन में नहीं है तो वो आसन्न भूत काल ही होता है, क्योंकि मैं खाना खा चुका हूं, इसका मतलब ये तुरंत का काम बता रहे हैं कि भैया मैं खाना खा चुका हूं। अगर ये कहते मैं खाना खा चुका था तो पूर्ण भूत हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न, यड़ संधि का संबंध किस संधि से है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो यड़ संधि होता है, पहले तो विसर्ग संधि का कोई पार्ट नहीं होता है, और ये गुण संधि और दीर्घ संधि ये दोनों स्वर संधि के पार्ट होते हैं। अब स्वर संधि में कितने पार्ट होते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्वर संधि में 5 पार्ट होते हैं। पहले संधि जान लीजिए, संधि कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, तो इस स्वर के 5 भेद होते हैं, बाकी इनके व्यंजन और विसर्ग कोई भेद नहीं होते, केवल नियम चलते हैं। तो स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, कौन सा, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो ये 5 पार्ट होते हैं किसके, स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं। तो गुण संधि, यड़ संधि तो दीर्घ संधि तो स्वर संधि के ही पार्ट हैं, और यड़ संधि किसका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे स्वर संधि से है।
अगला प्रश्न, महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु या द्वंद्व? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है कर्मधारय। देखिए समास के पार्ट कितने होते हैं हमारे पास? होते हैं 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये 6 पार्ट होते हैं। अब 6 पार्ट में जो कर्मधारय दूसरा नंबर हमने बताया वो ये कहते हैं कि भाई कि जो समस्त पद होते हैं, जैसे यहाँ पे महाजन लिखा गया है, तो इस समस्त पद में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष से होना चाहिए। तो आपने कहा कैसे है भाई? महाजन यानी महान जन, महान क्या है? विशेषण हो गया, और ये क्या हो गया? विशेष हो गया। ठीक है। और दूसरी पहचान भी ये होती है कि है जो के समान का अगर अर्थ निकले समास विग्रह पे, देखते हैं महान है जो जन, है ना, तो है जो का प्रयोग आ गया ना, महान है जो जन, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में ध्यान रखिएगा उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? पत्ता, चिट्ठी, पंक्ति या पुष्प? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। पत्र का पर्यायवाची पत्ता, चिट्ठी, पुष्प। पत्र का मतलब जो अनेकार्थी है वो पत्ता, चिट्ठी और पुष्प हो जाता है। पंक्ति जो है कि नहीं होता है। पंक्ति का जो अनेकार्थी शब्द है वो होता है अली। अली मतलब क्या होता है? भौरा, है ना, तो अली पंक्ति का अनेकार्थी शब्द होता है। अगला प्रश्न, निम्न में उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। उपयोगी का अनुपयोगी सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्न में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, मतलब चारों दिए हैं, पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। प्रस्तर, उपल, पशन या पाहन? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी पशन तो बिल्कुल सही जवाब है। पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर होता है, उपल होता है, पाहन होता है, लेकिन पशन जो है वो नहीं होता। अगला प्रश्न, निम्न में से मीन का समानार्थी शब्द कौन सा है? झक, शिलीमुख, अली, खटपद? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। मीन मतलब मछली होता है और झक मतलब भी क्या होता है? मछली होता है। झक मतलब यानी मीन के और भी पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? मीन होता है, मत्स्य होता है, शफरी, जल जीवन, है ना, ये सारे के सारे मछली के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना या फिर चमक का गायब होना? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी भेद प्रकट होना तो बिल्कुल सही जवाब है। कलई खुलने का तात्पर्य होता है भेद प्रकट हो जाना, भेद का प्रकट हो जाना, कलई खुल जाना होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? शाटिका, रस्सी, रैन, सरसों? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए शाटिका तो बिल्कुल सही जवाब है। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध पूछ रहे हैं, इसका मतलब कौन तत्सम है? तो आपने कहा रस्सी तद्भव है, रैन तद्भव है, सरसों तद्भव है, शाटिका तत्सम है, इसका तद्भव होता है साड़ी। शाटिका मतलब होता है साड़ी। ठीक है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यह अंतिम प्रश्न है, निम्न शुद्ध वर्तनी वाला निम्नलिखित शब्द चुने। तो शूर्पणखा आपको चेक करना है कौन सा सही लिखा हुआ है, और आपको ऑप्शन में ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।